मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेमबा क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और ये आमतौर पे एसएससी जीडी यूपीपी यूपीएसआई यूपी पेट जो भी एग्जाम आमतौर पे आपके होने वाले हैं, लेवल इसका जो है इसी लेवल का होने वाला है। ठीक ठाक जो है आपके स्तर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस का भी अब एग्ज़ाम होना ही है, दोबारा फिर से कैंसिल हो गया तो सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट जीएस का है और इससे पहले 5 वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा और यहाँ से हम कंटिन्यू चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा, एंड तक बने रहिए, ठीक है। और फिर अंत में उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन हो गया शुरू, 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे। आपके कितने सही हो रहे हैं वो भी आप गिनते रहिएगा, है ना। और बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए, भारतीय सुधार संघ आप चाहें तो एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हैं, मैं इसका आंसर करता हूं तो इसका हो जाएगा केशव चंद्र सेन, ठीक है ना। केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग, इन दोनों ने मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना की है ना। आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं, ठीक ना। प्रार्थना समाज। अब थोड़ा सा हम लोग कहानी समझते हैं केशव चंद्र सेन और बाकियों की। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कहानी शुरू करेंगे तो राजा राम मोहन राय जी से शुरू करें, ध्यान से समझिएगा। राजा राम मोहन राय जी ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है। ब्रह्म समाज, है ना। ब्रह्म समाज की कहानी आगे तक चलती जाएगी, ठीक है। ब्रह्म समाज वही 1828 में, ठीक है। ब्रह्म समाज, फिर आगे हम तत्वबोधिनी सभा, ऐसे बहुत सारे इनके, मिरातुल अखबार, ये सब इनके बहुत सारे काम रहे हैं। इनके बारे में तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे सती प्रथा का अंत इन्होंने 1829 में करवाया था लॉर्ड माउंटबेटन के सहयोग से, और सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें युगदूत भी कहा था, समझ रहे। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन ब्रह्म समाज का भी अपनी कहानी, जिसमें केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये लोग सब लोग शामिल रहेंगे, ठीक है, समझ रहे ना। तो पहले अच्छा, ब्रह्म समाज अगर हम पढ़ लिए तो पहले दयानंद सरस्वती जी का भी समझ लीजिए। ब्रह्म समाज, फिर तो दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज, ठीक है। ये तीन जो है एक साथ हमें ध्यान रखने चाहिए तुलनात्मक रूप से, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती, और फिर एक और होता है स्वामी जो क्या बोलते हैं, परमहंस जो है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, है ना। तो उनके शिष्य जो है विवेकानंद, ये दोनों का, तीनों का एक साथ आ जाता है, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, 75 में ब्रह्म समाज, ठीक है। बाकी राजा राम मोहन राय की तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। हाँ, राजा की जो है उपाधि आमतौर पे, यहाँ पे तो राम लिखा है, राजा की उपाधि आमतौर पे किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने, ठीक। अकबर द्वितीय ने वो भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड इनको, हालांकि मृत्यु का फिर उसी समय लौटते समय या वो चीज़ें थोड़ी सी, क्योंकि उधर से फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं बात कर रहा था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित किया गया और वो चलता रहा। तो टैगोर की थोड़ा सा, टैगोर लोगों का जो है हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे। तो टैगोर लोगों में आप ध्यान से देखते रहिए, द्वारिकानाथ टैगोर, ठीक है। उनके पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक। उनके पुत्र, उनके दो पुत्र, एक हो जाएंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर, बड़े हैं ना, सत्येंद्र नाथ टैगोर, और दूसरे रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान से समझते रहिएगा, कितना बेहतरीन जो है। अब यहाँ पे आप पूरी फैमिली देख लीजिए इनकी। तो द्वारिकानाथ टैगोर जी जो है इस ब्रह्म समाज को आगे संचालित करते हैं, आगे कंटिन्यू करते जाते हैं, है ना। और फिर बाद में इसको आगे बढ़ाते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, है ना। देवेंद्र नाथ टैगोर आगे कंटिन्यू कर रहे होते हैं। उसी समय में ब्रह्म समाज दो भागों में टूटता है, क्योंकि केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर में आपस में क्या है,
कुछ न कुछ मतभेद हो जाता है, कुछ चीज़ें विचारात्मक तरीके से। तो ब्रह्म समाज फिर टूटता है दो भागों में, एक हो जाता है आदि ब्रह्म समाज, ध्यान से समझते रहिएगा, आदि ब्रह्म समाज, और दूसरा हो जाता है भारतीय ब्रह्म समाज। तो जो भारतीय ब्रह्म समाज वाले में रहेंगे तो वो केशव चंद्र सेन होते हैं, आदि ब्रह्म समाज में देवेंद्रनाथ ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर रहते हैं। ठीक है, फिर इनके पुत्र दो लोग हैं, जिसमें से सत्येंद्रनाथ टैगोर बड़े भाई हैं, जो भारत में पहले आईसीएस बने, है ना, पहले आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विस में गए, अंग्रेजों के अंतर्गत, है ना, पहले आईएएस कह सकते हैं आज के ज़माने में, ये थे। तो कई बार प्रश्न बनता है। और उन्हीं के भाई साहब हैं रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिन्हें हम देखते हैं सबसे पहले पूरे एशिया में नोबेल प्राइज़ मिला था, है ना, नोबेल प्राइज़। प्रश्न तो यहाँ से बहुत बनता है। तो हम लोग कहाँ थे, थोड़ा निर्माण कार्य जारी है, इसलिए थोड़ी बहुत बीच बीच में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। हाँ, तो देवेंद्रनाथ जो टैगोर हैं, उन्होंने आदि ब्रह्म समाज को आगे कंटिन्यू किया था। ठीक है ना, फिर ये प्रोसीजर आगे तक जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर, तो समझ रहे हैं ना। तो केशव चंद्र सेन वो व्यक्ति हैं जो भारतीय ब्रह्म समाज, या हम कह लेते हैं भारतीय सुधार संघ की भी स्थापना उन्होंने की, और जो चीज़ें हैं यहाँ से ठीक ठाक, यहाँ से इसी प्रकार का प्रश्न बनेगा। थोड़ा सा अगर और हम बात करेंगे तो भारतीय सुधार संघ जो लाया गया था वो आमतौर पे मिशनरियों के विरुद्ध लाया गया था, है ना। मिशनरियाँ, हम मिशनरी की बात करें तो 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट आता है, उसमें से उसी में अंग्रेजों के द्वारा ईसाई मिशनरियों को अलाउ कर दिया जाता है कि भारत में आकर के आप धर्म का प्रचार इत्यादि कर सकते हैं ना। 1813 का चार्टर्ड एक्ट जब हम देखते हैं तो उसमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, ईसाई मिशनरियों को एंट्री मिलती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ से हम देख पाएंगे ठीक ठाक प्रश्न बनते हैं। और ये जो है, ये जितने नाम हैं यहाँ से, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट रहते हैं, है ना, भारतीय समाज सुधारक में। तो हमारे यहाँ भारतीय जो है समाज सुधारकों में जो जनक हैं वो राजा राम मोहन राय जी ही हैं। तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है इनकी। तो ठीक है, आगे कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों को अयोग्य ठहराता है? तो अब इसमें देखिए प्रश्न जो है ये थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। तो ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया जाएगा, है ना, 1885 में, और उस समय राजीव गांधी की सरकार रहती है। तो चूंकि दल बदल बड़ा आम हो गया था, आज भी है कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें जो है अयोग्यता उनको विधानसभा के अंदर, या जो हम कहें तो हाउस के अंदर जो सदस्य हैं उनको अयोग्य ठहराने की जो बात आई, उसके तहत 1885 में 52वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई। ठीक है ना, 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था, समझ रहे ना। और इसी में इस बात की चर्चा है कि दल बदल विरोधी कानून हम कहते हैं शॉर्ट में। 9वीं अनुसूची देखिए, हमारे पास टोटल संविधान जब लागू हुआ था तो 8 अनुसूची थी, फिर 9वीं अनुसूची, ये पहला संविधान संशोधन हम कह लेंगे। बेरुवारी वाला मामला होता है तो 9वीं अनुसूची वो संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित जोड़ा जाता है। वो भारत और पाकिस्तान या आज का तो बांग्लादेश है, तो उस समय पाकिस्तान हुआ करता। तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट कर रही थी, है ना। लोगों का जो है आधा हिस्सा पाकिस्तान, मतलब पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश, और कुछ हिस्सा भारत। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी था। तो 9वीं फिर 10वीं आती है, फिर 11वीं और 12वीं हम पंचायती राज और नगर पंचायत इत्यादि को देखते हैं। तो चलिए उसकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। बात हो रही थी कि किस में, तो 52वें में। 42वां संविधान संशोधन, ये तो जानते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 55 से अधिक, है ना, लगभग, मतलब अधिक क्या 55 संशोधन इसमें कर दिए गए। और इसी में पहली बार प्रस्तावना में भी बदलाव किया गया था। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो 52वां संविधान संशोधन को क्या कह दिया जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, 1976 के टाइम ड्यूरेशन में, 1976 में। फिर आता है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन में भी बहुत सारे अमेंडमेंट किए जाते हैं जो 1900 हाँ, इसमें जो है एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको हटा करके संपत्ति वाले को कहाँ कर दिया गया? 300A में जोड़ दिया गया, यानी कि संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 42वां में यही रहता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। 50 तो संशोधन कर दिए गए, प्रस्तावना वगैरह में भी इसी में अखंडता अक्षुण्णता वाली जो बातें हैं इसी में
बदली गई थी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी 32वां संविधान संशोधन, ये थोड़ा सा जो है तेलंगाना को कुछ अधिकार, चूँकि तेलंगाना अभी नया नया राज्य बना था, और पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले जो है अलग होने वाला या बनने वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश को तोड़ा गया तेलंगाना के रूप में, है ना, 1956 के ड्यूरेशन में। और हम देखते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956 में लाया जाता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं। बहुत सारे उसमें काम होते हैं अगर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को आप देखेंगे, लेकिन उसके पीछे 1953 से कहानी चल रही थी, क्योंकि चाहते नहीं थे, जो नेहरू साहब थे वो चाहते नहीं थे कि संविधान हमारे जो भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा जाए। लेकिन साउथ के ही, आंध्रा के ही क्षेत्र के एक महोदय थे, नाम था पोट्टी श्रीरामल्लू, है ना, तो बड़ा लंबा भूख हड़ताल उन्होंने किया, लगभग 14 दिन तक। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, समझ रहे ना। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आता है, तो ये 32वां संविधान संशोधन करके तेलंगाना को कुछ विशेष जो अधिकार, प्रावधान इत्यादि के लिए किया जाता है ना। 62वां संविधान संशोधन में और 10 साल के लिए SC ST और एंग्लो इंडियन इत्यादि को 10 साल का जो है और अधिक सीटों का आवंटन के लिए इस पर चर्चा होती है, ठीक है। तो कुछ आप महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान जरूर रखेंगे। तो ये आया किस समय था? राजीव गांधी सरकार में, ध्यान रखेंगे 10वीं अनुसूची के समय काल में, है ना। पृथ्वी के कोर, जो केंद्रीय भाग को और किस नाम से जानते हैं? तो कोर जो हो जाता है इसे हम गुरुमंडल कह लेते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुमंडल, ठीक है। लगभग 16 से 17% जो द्रव्यमान है उसी के अंदर, जैसे हम इसको देखते हैं ना, ये आपकी पूरी पृथ्वी है, इसको आप ऐसे काट बना लेंगे तो क्या बन जाता है? देखिए लगभग जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 50 तक हम कह लेंगे। फिर वो क्रस्ट का एरिया हो जाएगा। फिर हम देखते हैं सियाल, है ना, शीमा, फिर निफे, है ना, निफे। तो निफे वाला जो है ये पूरा बनता है गुरुमंडल, ठीक है। और ये बीच में हम देखते हैं ठोस, फिर ये लिक्विड फॉर्म में, फिर ये ठोस, इस तरीके से चलता है। तो सियाल, सीमा, निफे, ये सब क्रस्ट के बाद इसका नंबर आता है, ठीक है ना। तो मोटा मोटी जो है, बाकी जो है स्थल मंडल, जल मंडल, मेसोस्फीयर, ये तो वायुमंडल से आ जाएंगे, है ना। वायुमंडल में फिर हम देखते हैं, अगर वायुमंडल को देखेंगे तो स्ट्रेटोस्फीयर से कहानी शुरू होती है ना। क्षोभ मंडल, ये पृथ्वी है, तो ये क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल की मोटाई 8 से 18 हो जाती है, ठीक, 8 से 18, और लगभग जो है 95% गैसेज जो है यहीं पाई जाती हैं। सारी मौसमी क्रियाएं इसी में होता है। पहले विक्षोभ कहा जाता था, तो अब क्षोभ मंडल बात एक ही है ना। तो 8 से 18 इसकी हो जाती है मोटाई। फिर उसके बाद हम देखते हैं समताप मंडल, मेसोस्फीयर वो तो मध्य होता है, तो समताप मंडल, और समताप मंडल जो है 80 किलोमीटर तक हम देखते हैं, सॉरी 50 किलोमीटर तक। तो समताप मंडल में ही जो ओजोन परत है वो पाई जाती है, ओजोन परत, ठीक है। और समताप मंडल में वायुयान इत्यादि उड़ते हैं। मौसमी घटनाएं सारी की सारी क्षोभ मंडल में होती हैं। 50 से 80 के बीच में मेसोस्फीयर, मध्य मंडल, है ना। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हो जाता है? आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद फिर हम वायुमंडल में चले जाते हैं। तो आयन मंडल, ठीक, फिर वायुमंडल, ये चलता है। आयन मंडल से बस इतना प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि जितने भी रेडियो एक्टिव क्रियाएं हैं वो सब आयन मंडल में होती है, यानी कि वहाँ पर जो है हमें आयनित रूप में चीज़ें मिलती हैं, गैसेज हमें आयन के रूप में मिलते हैं, है ना, प्रोटॉन के मतलब अणुओं के रूप में मिलेंगे, जिससे क्या होता है? रेडियो एक्टिव सभी, और झंझावात भी कई बार उत्पन्न होता है, तो इसी के माध्यम से। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा बस देखने के लिए। क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं, समताप मंडल में वायुयान वगैरह उड़ते हैं, मध्यमंडल तापमान घटता रहता है, इसमें हम ओजोन लेयर भी देखेंगे इसी मध्य मंडल में। फिर आयन मंडल में जितने भी रेडियोधर्मिता वाले क्वालिटीज़ के काम होते हैं, तरंगों वाले, वो सब इसमें। फिर वायुमंडल तो अनंत तक चला जाएगा, ठीक। ये सब चीज़ें हैं, इसको कभी हम लोग जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? तो विकल्प निस्पंदक लगाकर क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण से ही क्लोरीन निकालेंगे ना आप, तो इसमें लोहा मैग्नीज निकालने का मतलब ही नहीं, तो डायरेक्ट आंसर हो गया। बचे हुए में निस्पंदक लगाकर किए गए ऑक्सीकरण, फिर आयन विनिमय प्रक्रिया,
चूना सोडा प्रक्रिया से मैग्नीज या जियोलाइट की प्रक्रिया, ये सब इन माध्यमों से हम मैग्नीज और लोहा हटाएंगे। लेकिन क्लोरीनीकरण के तहत हम क्या करते हैं, क्लोरीन को जब देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे ही आसान हो गया है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्लोरीनीकरण। इलेक्ट्रॉन का एंटी, अब देखिए यहाँ पे आप बहुत जल्दी से फटाक से आपका आंसर आ गया होगा, कईयों का गलत, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, तो एंटी पार्टिकल पूछा गया है। एंटी पार्टिकल मतलब जो उसका मतलब विरोध में काम करें, तो इलेक्ट्रॉन का तुरंत प्रोटॉन सोचने लगे होंगे जो वो गलत हो जाएंगे, इसका हो जाता है पॉजिट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जब मिलते हैं तो वो खत्म नहीं होते हैं, ऊर्जा उनकी खत्म नहीं होती है, लेकिन पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपस में जब टकराएंगे तो वहाँ ऊर्जा उनका समाप्त होना है, ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो इसलिए एंटी पार्टिकल होगा उसका। बाकी तो हम जानते हैं, कोई है तो न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो हम देखते हैं भाई ये पॉजिटिव साइन दिखाते हैं, न्यूट्रॉन कुछ नहीं दिखाते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन। तो अभिक्रिया में भाग हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, विद्युत धारा प्रवाह हो तब भी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बह रही होती है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन हम जानते हैं ईंट पर नाच, खोज अगर हम बात कर रहे हैं तो ईंट पर नाच ये भी रहता है। तो ई से इलेक्ट्रॉन है ना, जे थॉमसन, पर से प्रोटॉन रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, है ना। गोल्डस्टीन ने परमाणु के बारे में बताया था, तो कई बार बच्चे गोल्डस्टीन में गड़बड़ होते हैं। तो मुझे उम्मीद है एंटी पार्टिकल आप समझ गए, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन, ठीक है ना। अल्फा बीटा ये पार्टिकल है, अलग बात है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इसमें भी जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल गामा किरणें होती हैं। किरणों के बारे में बात करें, हालांकि ये पार्टिकल है, तो अगर गाढ़ पार्टिकल की बात करें तो सौरमंडल या ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति का जब सबसे छोटा जो इकाई होगी, सबसे छोटी इकाई, वो गाढ़ पार्टिकल होती है, जिसे हम कई बार हिग्स बोसान भी कहते हैं, है ना। जब यूनिवर्स पढ़ेंगे तो अब पढ़ेंगे। अल्फा बीटा गामा अगर किरणें रखेंगे तो हमेशा इसका 100 गुना, अल्फा जो है इससे कम 100 गुना पावरफुल है, और मतलब अल्फा से 100 टाइम्स पावरफुल ज़्यादा बीटा है जो नेगेटिव का दिखाती है, और ये पॉजिटिव दिखाएगा, और जो गामा है वो कुछ नहीं दिखाती है, वो इसके भी 100 टाइम्स, यानी कि जो गामा है वो बीटा से भी 100 गुना ज़्यादा पावर दिखाती है आमतौर पे, ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा, अल्फा से तो बहुत अधिक हो जाएगी। ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है। ध्रुवीय क्षेत्रों में हम देखते हैं पूरी जो जनसंख्या होती है वो, देखिए ये आपका विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, जीरो अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, और भी बहुत सारे नामों से हम जानते हैं। फिर यह है कर्क रेखा, यह है मकर रेखा। तो जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो इन क्षेत्रों में हम देखते हैं, है ना। ज़्यादातर भूमध्य से अगर पूरा पॉपुलेशन हम इसी के क्षेत्र में देख लेते हैं, सामान्यतः थोड़े बहुत इधर उधर होंगे, लेकिन इन क्षेत्रों में क्या है, इन क्षेत्रों में पॉपुलेशन बहुत कम होती है ना। ये प्रश्न है, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है उपयुक्त जलवायु नहीं पाई जाएगी, सीधी सी बात है। जलवायु उपयुक्त ना होने का मतलब 6 महीने, मान लीजिए सूर्य क्या होता है, उत्तरायण से दक्षिणायन होना होता है ना उसका, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन, ज्योग्राफी में हम जब पढ़ेंगे तो कर्क से मकर के आसपास आना जाना वो उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। शरद विषुव, विषुव विषुव हम पढ़ते हैं, मतलब सूर्य की किरणें तो 6 महीने रात और 6 महीने दिन ध्रुवों पर रहेगा। साइबेरियन क्षेत्र रहते हैं, ज़्यादा समस्या रहती है, इसलिए क्या है, उपयुक्त जलवायु नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे आबादी नहीं होती, सीधी सी बात है, इसमें दिमाग तो लगाने की जरूरत नहीं थी, है ना। वैसे विकल्प में और भी दिया है जिसमें आप गलती कर सकते हैं, है ना, लेकिन अनुपयुक्त जलवायु, रहने योग्य जलवायु ही नहीं है। वैसे कर्क रेखा पे कितने देश अवस्थित हैं, मकर रेखा पर और भूमध्य रेखा पर। इसका वीडियो आपको ट्रिक से जो है याद कराने के लिए अपलोड कर दिया गया है, आप इस पर जाकर ढूंढ लेंगे, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे। 18 देश से गुजरेगा, है ना, तो पूरा उसका ट्रिक कर दिया गया सबका, 13, 10, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। शैवाल के फलने फूलने का क्या कारण हो सकता है, ये आ गया है हमारा क्वेश्चन उसमें से, जिसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट से, ठीक है। इन्वायरमेंट के अंदर से शैवाल के फलने फूलने, शैवाल से कई बार प्रश्न बनता है, ग्लोबल वार्मिंग, लवणता, सुपोषण, जैव आवर्धन। तो आमतौर पे इसका ध्यान रखिएगा, यूट्रिफिकेशन से कई बार प्रश्न बनता है, जो ज़्यादातर मामलों में अच्छा नहीं माना जाता है,
ठीक है, आंसर तो है, शैवाल का फलने फूलने का जो कारण है सुपोषण, यूट्रिफिकेशन, ठीक है ना। लेकिन जब समंदर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है मल इत्यादि जो है डंप होते हैं, जब पहुंचते हैं तो शैवालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सुपोषण की वजह से पानी के जल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि इनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे फिर चीज़ें और समस्या में आ जाती हैं, जलीय जीव परेशान हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जैव आवर्धन वही जैव बायोमैग्निफिकेशन वगैरह भी, लेकिन यहाँ पे सुपोषण इसका करेक्ट आंसर होगा, थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है ना, लगभग 1 डिग्री तक जो है तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जितने भी ग्लोबल वार्मिंग से प्रश्न हर बार पूछता है कि कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो जो भी गर्म गैसें हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार वो सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहते हैं, दम घोटू, है ना, दम घोटू गैस कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सारी गैसेस जो आमतौर पे गर्म गैसें हैं, जलवाष्प हो गया, ओजोन हो गई, है ना, ये सभी क्या हो जाएंगे, ग्रीन हाउस गैसें जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। और आमतौर पे अब कई बार ये पूछ लेता है कि जब जो हमारा पूरा समताप मंडल के अंदर जो पाया जाता है, क्या कहते हैं उसको, समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें जो आती हैं, है ना, तो वो पराबैंगनी किरणें जो हमारा काम कर रही होती हैं, यानी हम कहें तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, जो फ्रेयान गैस से निकलता है, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए कारक है ना। और वो आमतौर पे जितने भी हमारे वायुमंडल में ऐसी गैसेज हैं जो गर्मी को वापस लौटने नहीं देती हैं, मतलब सूर्य से प्रकाश आएगा, थोड़ा सा समझिए इसको, और आने के बाद जब वापस लौटना होता है तो ये गैसें क्या कर लेती हैं, क्षोभ मंडल के अंदर ही उस तापमान को ऑब्जॉर्ब करके रोक लेती हैं, समझ रहे ना। और जब रोक लेती हैं तो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, समझ रहे ना। बाकी CFC वाली बात थी तो ओजोन लेयर को ज़्यादातर वो नुकसान करता है। देखिए थोड़े तभी से दिमाग में मेरे ओजोन परत नहीं आ रहा था ना, मैंटल प्रोटोकॉल इत्यादि हम उसी से देखते हैं, ठीक है। तो सुपोषण ध्यान रखेंगे, सुपोषण से समस्या ही होती है, अच्छी बात नहीं मानी गई है। कह रहा कौन सा लेटर्स टू मदर पुस्तक के लेखक हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। देखिए ये तो है, इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 2020 में नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है ना, नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक लेटर्स टू मदर, ठीक है, लेटर्स टू मदर। बाकी पिता का पत्र पुत्री के नाम तो वो तो जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। अच्छा, मैं अगर बात करूं मोदी जी की बहुत सारी पुस्तकें जिसमें एग्जाम वॉरियर है ना, तो मैं आपको दिखाई देता हूं, काफ़ी इन्होंने पुस्तकें लिखी हुई हैं, कुछ 8-10 आपको मैं, चाहे वो ज्योतिपुंज हो, बस 1 मिनट और तो इसमें देखिए फटाफट देख लेते हैं, थोड़ा सा काम ये हो जाएगा। एग्जाम वॉरियर इनका सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में साक्षी भाव हो गया, ज्योतिपुंज हो गया, अ जर्नी, पोएम्स बाय नरेंद्र मोदी, सामाजिक समरसता, प्रेम तीर्थ, और नयन इन धन्य, डिवाइन इंडिया, कन्वीनियंट एक्शन, एजुकेटेड इंडिया, ठीक है ना। और बाकी माता के नाम जो पुस्तक है वो भी ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा सा फटाफट हम लोग आंसर देख लेते हैं, थोड़ा इसमें जल्दी देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, कह रहा हाइग्रोमीटर वायुमंडल का जलवाष्प ये मापता है, सही बात है। लैक्टोमीटर दूध की तरलता, तो ये गलत हो गया, क्योंकि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता हम मापते हैं, ठीक है ना, तो लैक्टोमीटर ही गलत है। एनोमोमीटर से वायु की गति मापेंगे, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फटाक से देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ ना निर्माण कार्य चल रहा है तो जनरेटर वगैरह चल रहे हैं इसमें। कह रहा कौन सा एक हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, तो देखिए आकाश सिंह, अजीत सिंह, मनु भाकर न होकर के बाकी सब लोग हैं, ठीक है ना। तो बस इसको हम लोग यहीं विराम रखते हैं, मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप कर सकते हैं।